Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you in another lecture video of the course Project Management. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिटिकल पाथ मेथड यानी कि CPM। तो इस लेक्चर वीडियो में हम सीखेंगे कि हम जो है वो CPM जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, बट बिफोर दैट हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो समझनी पड़ेंगी। तो चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं कि वो कुछ चीज़ें क्या हैं। सबसे पहली बात कि जब भी हमें फॉरवर्ड पास में जाना होता है, यानी जब हम फॉरवर्ड पास की तरफ जा रहे होते हैं, फॉरवर्ड पास से क्या मुराद है कि जब हम फॉरवर्ड मूव कर रहे होते हैं तो हमें जो है वो अगर हमारे पास मोर देन वन एक्टिविटी है तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। ये बात आपको जब मैं CPM कैलकुलेट करना सिखाऊंगी तो ज़्यादा सही से समझ आएगी। ठीक है, अभी सिर्फ आप इतना याद रखें कि जब भी हम फॉरवर्ड पास में मूव करेंगे तो हम मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, और जब भी हम बैकवर्ड पास में मूव करेंगे तो हम फिर मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो CPM के क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए हमारे पास दो तरीके के फॉर्मेट्स होते हैं। ये मेरा फॉर्मेट 1 है और ये मेरा फॉर्मेट 2 है। फॉर्मेट 1 में क्या है कि आपने इस तरह से एक सर्कल बनाते हैं और इस तरह से उसमें सेक्शंस कर देते हैं। अब ये जो A लिखा है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक एक्टिविटी है A, ठीक है, तो जो भी एक्टिविटी होगी या उसका जो भी नाम होगा वो मैं यहाँ लिखूँगी। जो भी उस एक्टिविटी की ड्यूरेशन गिवन होती है वो मैं यहाँ लिखती हूँ। ठीक है, उसके बाद जो उस एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट होता है वो हम यहाँ लिखते हैं, अर्लीस्ट फिनिश यहाँ लिखते हैं, लेटेस्ट स्टार्ट यहाँ और लेटर फिनिश यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम फॉर्मेट 2 की बात करें तो फॉर्मेट 2 में मेरे पास जो भी एक्टिविटी का नाम होता है वो यहाँ पे आता है, जो उसकी ड्यूरेशन होती है वो यहाँ पे होती है, और फिर ये उसका अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटर स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश। ठीक है, अब हमारे पास जो ये EF और ये LS है, इनके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, तो EF जो होता है वो इक्वल होता है ES प्लस ड्यूरेशन के, और जो LS होता है वो इक्वल होता है LF माइनस ड्यूरेशन के। ठीक है, ड्यूरेशन को आप एक्टिविटी टाइम भी कह सकते हैं। सही, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, आप अपने इस क्वेश्चन को कहीं पे नोट डाउन भी कर लीजिएगा ताकि आपको जो है वो आगे आसानी रहे। तो देखिए, ये मेरे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं H तक, ये उनके प्रीडेसेसर्स गिवन है, और ये एक्टिविटी की जो ड्यूरेशन या एक्टिविटी टाइम है वो गिवन है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अब आप एक काम ये करें कि आपको अगर मैं कहूँ कि आप इस क्वेश्चन की मुझे एक्टिविटी ऑन नोट डायग्राम बना के दिखा दें, तो जल्दी से आप अपने पास एक्टिविटी ऑन नोट डायग्राम्स की बना लें। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्टिविटी ऑन नोट डायग्राम अगर हमें बनानी होगी इसकी तो वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, देखें वो बिल्कुल ऐसे ही होगी। इट्स जस्ट कि आप समझे, मैंने नोट्स जो अपने ये बनाए हैं ना, इनको मैंने फॉर्मेट 1 के हिसाब से बना दिया है। ठीक है, ये देखें, एक्टिविटी A और B जो है इनका कोई प्रीडेसेसर नहीं है, तो ये देखिए, ये मैंने स्टार्ट नोड लिया और उससे एक्टिविटी A और एक्टिविटी B को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर जो मेरे पास एक्टिविटी C है वो किससे बन रही है, एक्टिविटी A से बन रही है। तो ये मेरे पास एक्टिविटी A है, उससे मैंने अपनी एक्टिविटी C बना दी। उसके बाद अब मेरे पास जो एक्टिविटी D है वो मेरे पास एक्टिविटी A और B के कंबाइन होने से बन रही है। तो ये देखें, एक्टिविटी D थी, इसको मैंने A और B दोनों से क्या किया, कंबाइन कर दिया। तो ये बिल्कुल वही डायग्राम है जो हम एक्टिविटी ऑन नोट में बनाया करते थे। देन E है, E किससे बन रही है, C से, और F भी किससे बन रही है, C से बन रही है। तो ये देखिए, ये रही E और ये रही F, जिसको मैंने C से क्या किया, कंबाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर मेरी एक्टिविटी G है जिसके प्रीडेसेसर्स D और E दोनों हैं। तो ये रही एक्टिविटी G जिसके प्रीडेसेसर्स ये D और E दोनों के दोनों हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे पास जो एक्टिविटी H है वो किससे, F और G से बन रही है। तो ये रही मेरे पास एक्टिविटी H, और इसको मैंने F और G दोनों से क्या किया है, ज्वाइन कर दिया है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल एक्टिविटी ऑन नोट जो हम बनाया करते थे उसकी तरह मैंने बनाया है। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया कि अपने नोट्स को मैंने जो फॉर्मेट 1 है उसके हिसाब से बनाया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट नोट जो है उसके अंदर तो सारी चीज़ें मेरे पास क्या आएंगी, 0 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 0 0 0 0 लिख दिया, और ये S इज़ फॉर स्टार्ट। अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी A की तरफ। तो अगर हम देखें तो ये एक्टिविटी A और इसके अंदर जो 2 है वो क्या है, ये एक्टिविटी का नाम और ये उसकी ड्यूरेशन लिखी हुई है 2। ठीक है, इसी तरह आप एक्टिविटी B को देखें, B और 3, तो ये एक्टिविटी B मेरे पास और उसकी ड्यूरेशन 3। अब क्योंकि इन दोनों के कोई प्रीडेसेसर्स नहीं है तो इनका अर्लीस्ट स्टार्ट हम क्या लिखेंगे, अर्लीस्ट स्टार्ट होगा इनका 0। ठीक है, उसके बाद फिर अब अगर हम देखें तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है इनका ये
यानी कि अर्लीस्ट फिनिश। ठीक है, तो अर्लीस्ट फिनिश का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था? हमने अर्लीस्ट फिनिश का फॉर्मूला यही पढ़ा था ना, ये देखिए, अर्लीस्ट फिनिश इज इक्वल्स टू अर्लीस्ट स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन। तो ये देखिए, ये रही मेरे पास अर्लीस्ट स्टार्ट, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जब ड्यूरेशन, तो 0 + 2 इज़ 2। सिमिलरली अब मैं बी के लिए करूँगी तो 0 + 3 बिकम्स 3। अब हमें फॉरवर्ड पास की तरफ मूव करना है, यानी आगे मूव करना है। ठीक है, तो अब हम अपनी एक्टिविटी सी पर आ जाते हैं। सी की जो ड्यूरेशन है वो मुझे 2 गिवन है। ठीक है, और जो सी का प्रीडेसेसर है वो सिर्फ और सिर्फ ए है, तो जो ए का ये अर्लीस्ट फिनिश होगा वही सी का क्या बन जाएगा? अर्लीस्ट स्टार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 एज इट इज़ लिख लिया। अब 2 + 2 बिकम्स 4, तो सी का अर्लीस्ट फिनिश ये आ गया। अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी डी की तरफ। तो आप देखिए, एक्टिविटी डी जो है उसके प्रीडेसेसर्स ए और बी दोनों हैं। ये रहा ए और ये रहा बी। अब देखिए, ए के जो अर्लीस्ट फिनिश है वो है 2 और बी का जो अर्लीस्ट फिनिश है वो क्या है? 3। तो हमने ये बात पढ़ी थी कि जब भी हमें मोर देन वन एक्टिविटी है और हम फॉरवर्ड पास में मूव कर रहे हैं तो हम क्या सेलेक्ट करते हैं? मैक्सिमम सेलेक्ट करते हैं। तो 2 और 3 में मैक्सिमम कौन है? 3। तो मीन्स डी का जो अर्लीस्ट स्टार्ट बनेगा वो बी वाला बनेगा, यानी कि 3 बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम आ जाते हैं ई की तरफ। तो देखिए, ई का जो प्रीडेसेसर है वो सिर्फ और सिर्फ सी था। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसका अर्लीस्ट फिनिश है वही इसका अर्लीस्ट स्टार्ट बनेगा। इसका अर्लीस्ट फिनिश 4 है, तो यहाँ पे इसका अर्लीस्ट स्टार्ट क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। देन 4 + 4 बिकम्स 8। अब हम चलते हैं ई के बाद एफ़। तो एफ़ का जो प्रीडेसेसर था वो भी सिर्फ और सिर्फ सी ही था, तो जो सी का अर्लीस्ट फिनिश होगा वही इसका क्या बन जाएगा? अर्लीस्ट स्टार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 था, तो मैं 4 एज इट इज़ लिख देती हूँ। देन 4 + 3 बिकम्स 7। राइट स्टूडेंट्स, एफ़। उसके बाद अब हम आ जाते हैं जी के ऊपर। तो जी के जो प्रीडेसेसर्स थे वो मेरे पास डी और ई दोनों थे। ठीक है, सॉरी, ये डी मैंने यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया। 4 + 3 बिकम्स 7। ठीक है, अब जी के जो प्रीडेसेसर्स हैं वो डी और ई दोनों हैं, यानी कि ये भी है और ये भी है। तो इसकी वैल्यू जो है वो 7 है और इसका अर्लीस्ट फिनिश जो है वो 8 है। तो हम क्योंकि फॉरवर्ड पास में मैक्सिमम सेलेक्ट करते हैं तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे? 8 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन 8 + 5 बिकम्स 13। राइट स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एच की तरफ। तो जो मेरा एच है उसके प्रीडेसेसर्स कौन थे? एफ़ और जी दोनों थे। तो एफ़ का जो अर्लीस्ट फिनिश है वो है 7, जबकि जी का है 13। तो हम मैक्सिमम सेलेक्ट करते हैं, तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे? 13। ठीक है, देन 13 + 2 बिकम्स 50। राइट स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से हमारा फॉरवर्ड पास जो है वो फिनिश हो चुका है। नाउ अब हमें बैकवर्ड पास पे मूव करना है। ठीक है, तो एक बात जो आपने याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि बैकवर्ड पास में अगर मोर देन वन एक्टिविटी है तो हम मिनिमम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब पहला काम आपका क्या है कि क्योंकि आपके पास सिर्फ एक यही एंडिंग है। ठीक है, आपने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी जो एंड होने से पहले फिनिश हो रही थी और जिसको आपने ला के जो है वो एंड नोट से कनेक्ट किया हो। ये बातें हम जो है वो पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं आप उसको देखें। सही, तो इन सच केस हम क्या करते हैं कि जो मेरा अर्लीस्ट फिनिश होता है उसी को मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ। लेकिन अगर तो मेरे पास एंडिंग नोट ये ना होती और 2 एक्टिविटीज़ ऐसी होती जो एंड हो रही होती, ठीक है, और उनको फिर मैंने एंडिंग नोट से कनेक्ट किया होता, तो फिर ये एज इट इज़ ना आता। उसमें जो है वो हमारे पास कंडीशन होती है। हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो ऐसा ही करेंगे और उसमें फिर हम कंडीशन जो है वो चेक करेंगे कि किस तरह अप्लाई होती है। ठीक है, इन दिस केस ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि हमारे पास एंडिंग नोट सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास यहाँ पे लेटेस्ट स्टार्ट का फॉर्मूला था वो हमने क्या पढ़ा था? लेटेस्ट स्टार्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ये रहा, लेटेस्ट फिनिश माइनस ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये रहा मेरे पास मेरा लेटर फिनिश और ये रही ड्यूरेशन। तो 15 - 2 इट बिकम्स 13। राइट स्टूडेंट्स, अब एच के बाद आप आ जाइए जी के ऊपर। आप जो है ना अब वो यूं करके मूव करना है आपको, एच जी एफ ई इस तरह से। ठीक है, तो एच के बाद अगर मैं जी को देखूं तो जी के लिए मेरे पास क्या है? ये रहा जी। ठीक है, अब जी जो है वो किसका प्रीडेसेसर था मुझे ये देखना होगा। तो जी जो था वो सिर्फ और सिर्फ एच का प्रीडेसेसर था। तो मैं जो एच का ये आया होगा मेरे पास लेटेस्ट स्टार्ट वही एज इट इज़ इसमें लिख दूँगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 - 5 आप करें आपके पास आएगा 8। तो ये मेरे पास जो है वो जी भी कंप्लीट हो गया। जी के बाद मेरे पास आता है एफ़।
ठीक है। तो एफ किसका प्रीडेसेसर था मेरे पास, एच का प्रीडेसेसर था स्ट्रिप और स्ट्रिप। तो मैं क्या करूँगी, जो एच का ये आया होगा मेरे पास लेटेस्ट स्टार्ट, वही इसका क्या कर दूँगी, लेटेस्ट एंड लिख दूँगी या लेटेस्ट फिनिश लिख दूँगी। तो ये 13 था तो ये भी एज इट इज़ आ जाएगा 13, और 13 माइनस 3 तो ये आ गया मेरे पास लेटेस्ट स्टार्ट, सॉरी ये लेटेस्ट फिनिश था, ठीक है। तो एफ भी इस तरह से मेरे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास एफ के बाद क्या है, एक्टिविटी ई है। तो एक्टिविटी ई किसका प्रीडेसेसर था, एक्टिविटी ई जो प्रीडेसेसर था वो था जी का। तो जो जी का, ये रहा जी, तो जो जी का लेटेस्ट स्टार्ट होगा वही इसका क्या बन जाएगा, लेटेस्ट फिनिश बन जाएगा, यानी एल एफ। तो ये 8 था तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 8। अब इसका अगर एल एस निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, एल एफ माइनस एक्टिविटी टाइम, ठीक है। तो 8 माइनस 4 बिकम्स 4, ठीक है। ये ई भी मेरे पास हो गया। ई के बाद मेरे पास था डी, ठीक है, डी। तो डी जो है वो किसका प्रीडेसेसर था, डी जो था वो जी का प्रीडेसेसर था स्ट्रिप और स्ट्रिप। तो मुझे पास जी क्या है, जी ये रहा 8, ठीक है। जी का क्या आया है मेरे पास, एल एस 8 आया है। तो जो 8 यहाँ आया है उसको मैं इस डी का क्या लिख दूँगी, एल एफ लिख दूँगी, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे इसका एल एस फाइंड आउट करना है तो 8 माइनस 4, तो इट बिकम्स 4 अगैन, ठीक है। डी के बाद मेरे पास आ जाता है सी। तो जो सी है वो किसका, ई और एफ दोनों का प्रीडेसेसर है, ठीक है। तो अब सी में ये रहा मेरे पास ई जिसका ये है 4 एल एस, और इसका एफ का क्या है 10। तो इन दिस केस हमें क्या सेलेक्ट करना है, हम बैकवर्ड जा रहे हैं तो हमें मिनिमम सेलेक्ट करना है। तो मिनिमम क्या है मेरे पास 4, तो वो मैं यहाँ पर लिख दूँगी, यानी कि सी का एल एफ, ठीक है। अब अगर मुझे एल एस फाइंड आउट करना है तो वो क्या करूँगी मैं, 4 माइनस 2, तो इट बिकम्स 2, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, ए और बी। तो ए जो है वो मेरे पास सॉरी अब मेरे पास क्या है बी। तो बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसका प्रीडेसेसर था, डी का था। तो ये रहा डी, डी का जो एल एस होगा वो इसका क्या बन जाएगा, एल एफ बन जाएगा, यानी कि 4। तो 4 माइनस 3 इट बिकम्स 1। तो ये 1 क्या है मेरा, बी का एल एस, यानी लेटेस्ट स्टार्ट है, लेटर स्टार्ट है, ठीक है। अब हम ए के ऊपर आते हैं। तो ए जो था वो किसका प्रीडेसेसर था, वो सी और डी दोनों का प्रीडेसेसर था, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे पास सी में क्या है, ये 2, और डी में क्या है मेरे पास 4। तो 2 और 4 में से मिनिमम कौन सा है, 2। तो मैं बैकवर्ड पास के अंदर मिनिमम सेलेक्ट करती हूँ, तो मैंने सेलेक्ट किया 2, ठीक है। नाउ 2 माइनस 2 इट बिकम्स 0, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास अभी स्ट्रिप और स्ट्रिप लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश जो हैं वो कंप्लीट हुए हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क होता है वो क्या होता है कि हमें जो है ना इस तरह से एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना होता है जिसके अंदर मैंने एक्टिविटी, उनका अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश, और ये स्लैक या टोटल फ्लोट जो है ना, इसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि कोई भी एक्टिविटी जो है वो क्रिटिकल पाथ पे है या नहीं है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, या तो आप एल एस में से ई एस को सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर आप एल एफ में से ई एफ को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। और अगर आपके पास इसका आंसर 0 आएगा तो मीन्स आपकी जो एक्टिविटी है वो क्रिटिकल पाथ पे है, और अगर नॉन 0 आएगा तो मीन्स आपकी एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ पे नहीं है। तो चलिए हम अपनी तमाम एक्टिविटीज़ के जो हैं अर्लीस्ट स्टार्ट और ये सारी टेबल को कंप्लीट करते हैं। तो मेरे पास जो एक्टिविटी ए है उसका अर्लीस्ट स्टार्ट क्या है 0, और एक्टिविटी बी का भी अर्लीस्ट स्टार्ट क्या था 0। एक्टिविटी सी का अर्लीस्ट स्टार्ट जो था वो था 2, डी का था 3, ई का था 4, और एफ का है मेरे पास अगेन 4, जी का है मेरे पास 8, और एच का है मेरे पास 13, ठीक है। अर्लीस्ट स्टार्ट कौन से हैं, ये वाले हैं, ये सारे। और अर्लीस्ट फिनिश कौन से हैं, ये। तो अब मैं इन सबको कहाँ लिख दूँगी, यहाँ टेबल पे क्विकली लिख लूँगी, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अपनी जितनी एक्टिविटीज़ थी उनके ई एस, ई एफ, एल एस और एल एफ जो हैं वो लिख लिए हैं। कैसे मुझे पता चले, ये जो मैंने डायग्राम बनाई थी इसके अंदर ये जो चीज़ है मेरे पास वो क्या है, ये मेरा ई एस था, ये मेरा ई एफ था, ये मेरा एल एस है, और ये मेरा एल एफ है। ये हमने पढ़ा था ना, ठीक है।
तो यही तमाम एक्टिविटीज़ के जो थे वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हमें असल चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है, अब हमें कैलकुलेट करना है स्लैक या टोटल फ्लोट। तो उसके दो फॉर्मूले हैं, या तो आप इस LS में थे इस ES को सब्ट्रैक्ट कर दें, या तो फिर आप इस LF में से इस EF को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हम इस LS में से ES वाले फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, दोनों तरह से आंसर सेम ही आएगा। तो 0 - 0 इट बिकम्स 0, 1 - 0 it becomes 1, then 2 - 2 it becomes 0, then 4 - 3 it becomes 1, then 4 - 4 it becomes 0, then 10 - 4 it becomes 6, 8 - 8 is 0, and 13 - 13 so it becomes 0। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि जो भी स्लैक आपके पास 0 आएगा मीन्स वो एक्टिविटी आपके पास क्रिटिकल पाथ पे है। तो क्या ये एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ पे है? यस। ठीक है, ये एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ पे है? नो, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है। इसी तरह ये क्रिटिकल पाथ पे है, ये क्रिटिकल पाथ पे नहीं है, ये क्रिटिकल पाथ पे है, ये क्रिटिकल पाथ पे नहीं है, ये भी क्रिटिकल पाथ पे है, और ये भी क्रिटिकल पाथ पे है। ठीक है, तो ये मेरे पास CPM जो है वो हमने देख लिया कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमारे पास क्रिटिकल पाथ पे हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो भी एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ पे है ना, आप उसको जो है वो क्या कर लो, थोड़ा सा हाईलाइट कर लो। तो हमारे पास एक्टिविटी A, C, E और GH, यानी कि ये एक्टिविटी कौन सा पाथ मेरा क्रिटिकल बन रहा है? ये A to C, AC, फिर E और उसके बाद फिर ये G और ये H। ये पाथ जो है ना मेरा, वो क्या कहलाएगा? ये मेरा कहलाएगा क्रिटिकल पाथ। तो अब अगर आपको क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन कैलकुलेट करनी है तो उसका क्या तरीका है कि जो भी इन एक्टिविटीज़ का टाइम आपको गिवन था ना, ड्यूरेशन टाइम, जैसे A का क्या गिवन है मेरे पास 2, तो आप ये कैलकुलेट करें, देखें 2 प्लस, अब मेरे पास C का क्या गिवन है? C का भी 2 गिवन था, 2 प्लस E का क्या गिवन था? 4 प्लस इसका क्या गिवन है? 5 प्लस H का क्या गिवन है मेरे पास? 2। तो आप कैलकुलेट करें, 5 and 4 5 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15। तो जो मेरे पास क्रिटिकल पार्ट ड्यूरेशन है वो है 15, और ये मेरे पास जो है वो ड्यूरेशन वीक्स में गिवन थी, तो मैं लिख दूँगी 15 वीक्स। ठीक है, तो ये हम इस तरह से क्रिटिकल पाथ मेथड जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे, पहली बात ये कि वो हम फॉर्मेट 2 यानी कि इस तरह से करेंगे ताकि आपको दोनों फॉर्मेट जो हैं वो बनाने आ जाएं। प्लस उसके अंदर जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे ना कि अगर हम जो है वो फिनिश वाला जो है नोट कनेक्ट करेंगे, तो इन दैट केस हम जो है वो ये LF जो लेंगे वो क्या लेंगे, हम उस तरीके का एक क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। प्लस अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।